नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक पब्लिक हेल्थ वॉचडॉग है। तो आज हम बात करेंगे, घूम फिर के हम बार बार एचपीवी वैक्सीन का क्यों बात कर रहे हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन। क्योंकि जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि काफ़ी प्रचार चल रहा है, काफ़ी प्रोपेगेंडा, फिल्म स्टार, और इसके पीछे का बिहाइंड द सीन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी तक हमने बताए थे, अभी 2 दिन पहले, कि एचपीवी जो वैक्सीन है उससे कितना बचाव होगा हमको अच्छे से नहीं मालूम। क्योंकि जैसे कि इनका जो बुनियाद है कि एचपीवी वैक्सीन से कैसे सुरक्षा मिलेगा हमको, बच्चेदानी का निचला भाग, सर्वाइकल कैंसर जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसका बुनियाद क्या है कि एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसके कुछ स्ट्रेन्स को आइडेंटिफाई किया, 16, 18 और 6, 11, 4 स्ट्रेन। और 16, 18 सबसे ज़्यादा कहते हैं कि इसका एसोसिएशन इस कैंसर से। और भी कुछ स्ट्रेन है, जब सब मिला के 9 स्ट्रेन अभी तक ये है, पर 16, 18 और 6, 11, तो 2 टाइप के वैक्सीन मिलते हैं। एक वैक्सीन है क्वाड्रीवेलेंट, जिसमें कि 4 स्ट्रेन से बचाएगा आपको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और कुछ होता है 9 स्ट्रेन से बचाएगा, नैनो। तो जो भी है, पर टोटल कितने स्ट्रेन है इसके? इसके स्ट्रेन्स हैं 200 स्ट्रेन्स हैं। और अभी ये इतने ही इसका एसोसिएशन पाया गया। पर अभी हमेशा ऐसे वैक्सीन प्रेशर से हमेशा ऐसे संभावना है कि अगर ये स्ट्रेन को हम दबाएंगे तो दूसरे स्ट्रेन ऊपर आ सकते हैं। कोई इसका माने सर्टेनिटी नहीं है कि अगले स्ट्रेन से, वो भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। अगर आप कहते हैं कि एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, तो अगर इनके ये कम हो जाएंगे तो दूसरे स्ट्रेन्स के डेंसिटी बढ़ जाएंगे। तो कुछ नहीं मालूम है हमको। ये मतलब अंधेरे में तीर वाली बात है, ये मैं बता रहा हूँ। अभी आप कोविड में ही देखें कि एक के बाद एक स्ट्रेन म्यूटेशन हो रहा है, ये हो रहा। मतलब ये हम एक अंधेरे में तीर मारते हैं, कुदरत के साथ हम एक प्रकार से खिलवाड़ करते हैं, या जो भी करते हैं बिगर पूरा जाने। अच्छा, पहली बात ये है। दूसरी बात, हमको ये देखना चाहिए, अगर कोई मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम, हमारा को यही फिक्र है कि ये हमारा जो गवर्नमेंट का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें बहुत स्ट्रांग लॉबिंग चल रहा है इसको लाने का। तो हमारा वही है कि अगर इतने बड़े पैमाने में कोई चीज अगर लागू किया जाए, तो हमको पूरा 100% साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, उसका स्ट्रांग साइंस होना चाहिए। मार्केट में रखो आप, कुछ लोगों को लेने दो जिनको लेना है अब। पर गवर्नमेंट टैक्स पेयर पैसे से इतने वास्ट स्केल में अगर हम ये करेंगे, और पूरा हमको ठीक से साइंस नहीं मालूम है इसका। दूसरी बात यह है कि इन्हें कहते हैं कि 9 से 13 साल देना है, पहले ही इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए वायरस का। और अगर इन्फेक्शन हो गया उसके बाद आप वैक्सीन दे रहे हैं तो वो नहीं बचाएगा। ये इनका बुनियाद है अर्ली देने का। एक तरह ये बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि 26 साल तक दे सकते, 40 साल। तो वो एक प्रकार से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जितने ज़्यादा एज वाले लेंगे। पर 9 से 13, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में, और उनका ये थ्योरी पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे टीनेज के बाद, यंग एज में सेक्सुअल ये रिलेशंस चालू हो जाते हमारा कल्चर में शायद इतना नहीं है। उसके लिए फिर पहले सोशल रिसर्च करना चाहिए। हमारे यहाँ बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी आजकल बहुत ये हो रहा, पर ये कोई कंफर्म, पहले उसका पहले रिसर्च करें, उसके ऊपर पहले एजुकेशन करें, यंग लोगों को समझाएं कि ये इसके रिस्क है। और पहले भी मैं बता चुका, खाली एचपीवी खतरा नहीं है। तो ये है कि 13 साल में, 14 साल में अगर हम वैक्सीन दे देंगे तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाव मिलेगा, वही उतने ही स्ट्रेन से, 4 स्ट्रेन से या 9 स्ट्रेन से। पर 200 स्ट्रेन है, उसका किसी को नहीं मालूम कि दूसरे स्ट्रेन बाद में तकलीफ दे सकते कि नहीं, हमें वो नहीं मालूम है। पर हम उससे जानने पहले हम पूरा पॉपुलेशन में
लॉबिंग चल रहा है अभी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। इसको पूरे जितने लड़कियां हैं सबको देंगे, फिर स्कूल में जाके देंगे, इसमें देंगे, उसमें देंगे, पता नहीं बाद में कुछ मैंडेट भी ले आए। और ये क्या है, ये आपको 50 साल में, 40-50 साल के बाद कैंसर होता है। तो अभी तक ये वैक्सीन इतने साल रहा ही नहीं, 30 साल 20 साल। अभी 2006 2015 के बाद ही ये यूएसए में चालू हुआ, ये हुआ। तो अभी 20 30 30 40 साल हुए नहीं है कि उन लोगों को जो लगे थे, एक ग्रुप को लगे थे, दूसरे ग्रुप को नहीं लगे। ऐसे ट्रायल होना चाहिए, एंड पॉइंट आपको कैंसर देखना चाहिए। तो ये किस दावे पे कह रहे हैं कि ये बचाएगा? ये इस दावे पे कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन देते हैं और कुछ ट्रायल किए हैं छोटे ड्यूरेशन के लिए, तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक तो एंटीबॉडीज मिलते हैं इनको, क्योंकि वैक्सीन में वही वायरस को हल्का करके इंजेक्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिलते हैं, तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है। तो वो एक है कि अभी एंटीबॉडी शरीर में है तो वो इन्फेक्शन नहीं होगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उससे फिर कैंसर नहीं होगा। और जरूरी नहीं है कि सभी कैंसर एचपीवी से है, संभावना बढ़ जाता है। कैन लिखा है, ये वर्ड मैंने किताब भी लाया हूँ, कैन कैन 100% नहीं है। दूसरा है कि ये भी नहीं है कि एचपीवी वायरस आपको हुआ तो आपको जरूरी है, नहीं होता। ये स्मोकिंग और कैंसर से भी कम इसका एसोसिएशन है। स्मोकिंग से कैंसर होता 9 गुना 10 गुना ज़्यादा होता, इसमें बहुत हल्का एसोसिएशन है। क्यों हल्का मैं बता रहा हूँ कि पहले अभी आपको बताएंगे कि हर साल 1 लाख 2 लाख लोग इंडिया में मैक्सिमम डेथ होते हैं वर्ल्ड में सर्वाइकल कैंसर से, 1.5 लाख डेथ, 2 लाख डेथ, ऐसे बताएंगे आपको फिगर। पर ये नहीं बताते हैं कि अभी डेली 25-30 हज़ार लोग हमारे यहाँ कई कारण से मरते हैं। अब उसमें हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें एक्चुअल नंबर बता के लोग डर जाते हैं कि ये 1 लाख, पर ये नहीं बताते हैं कि इसका जो संभावना कितना है। 1 लाख औरत में हर साल 14 लोगों को सर्वाइकल कैंसर होता है। 1 लाख, 1 लाख औरत आप लेंगे, उनमें से आप फॉलो अप करेंगे तो 1 लाख में लाइफ टाइम रिस्क है 14 to 18 करीब है, 14 से 18 तक है। तो उसका परसेंटेज रिस्क आप कन्वर्ट करेंगे तो एक औरत को जिसने कुछ नहीं लिया हो एचपीवी वैक्सीन, और क्योंकि खाली एचपीवी जो वायरस है वही कारण नहीं है, कई रिपीटेड चाइल्ड बर्थ, मल्टीपल सेक्स पार्टनर सबसे कॉमन है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, पुअर हाइजीन, गुप्तांग का जो पीरियड के टाइम ठीक से हाइजीन नहीं है, जो कि अभी इम्प्रूव हो रहा है। और अभी 30 साल का डेटा बता रहे हैं कि सर्वाइकल कैंसर रेट कम हो रहा है, वो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो 1 लाख में 18 लोगों को कैंसर होता है, 1 लाख औरतों में। तो उसका कितना आता परसेंटेज? 0.0014। अगर 14 ले या 18 ले लेते हैं तो 1 लाख में अगर 18 वुमेन को कैंसर होता है तो पॉइंट, बिंदु, 0.0003 है, 18%। मतलब तो कितना हुआ वो, मतलब इससे ज़्यादा तो हम एक्सीडेंट से ही ये हो जाता है। उसके लिए आप यूनिवर्सल वैक्सीन बता रहे, मैं ये बता रहा हूँ कि हम, और ये रेट और कम हो सकता है अगर हम मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स अवॉइड करें। और रिपीटेड ऐसे ही चाइल्ड बर्थ आजकल कम हो रहे हैं। पहले जैसे बहुत सारे बच्चे होते थे, ट्रॉमा होता था जो बच्चेदानी का नीचे भाग में, उससे होता था, इन्फेक्शन होता था। तो अगर हाइजीन अच्छा रखेंगे, ये रखेंगे, तो कैंसर अपने आप कम हो रहे हैं। और सबसे मेन जो है प्रिवेंशन, इसका स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग मतलब औरत 30-40 साल बाद हर साल या 2 साल में एक बार उसका जो बच्चेदानी का निचला भाग से थोड़ा स्वाब लेना पड़ता है। और उसमें जो अर्ली स्टेज होते हैं, पैप्समियर जिसको कहते हैं, उससे बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है और उस टाइम वो 100% क्योर हो जाता है। तो दैट इज़ हर कंट्री में ये। और यहाँ तक जो कहते हैं, जो रिकमेंडेशन है कि अगर एचपीवी वैक्सीन ले भी लिया है तो फिर भी आपको स्क्रीनिंग करना
जरूरी है। स्क्रीनिंग इज अ मोर इम्पोर्टेंट देन एचपीवी वैक्सीन, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन गारंटी नहीं है। और अगर 1 लाख में 18 केस होते हैं, तो इसको अगर आप ट्रायल करोगे तो कितना बड़ा सैंपल लेना पड़ेगा, आप ये सोचो। अगर 30-40 साल तक देखना पड़ेगा कि एक ग्रुप को आपको वैक्सीन दिया, दूसरे ग्रुप को नहीं दिया, 30-40 साल में 1 लाख में। और डेथ कितना होता है? 9। क्योंकि कई कैंसर क्योर हो जाते हैं, तो उसका जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ेगा, अर्ली डायग्नोसिस होगा, तो डेथ रेट और कम होंगे। तो 1 लाख में 9 वुमेन का डेथ होता है सर्वाइकल कैंसर से। तो अगर आपको वैक्सीन ट्रायल करना है तो 30 साल आप वेट करो, उसके बाद देखो एक ग्रुप को दिया, एक ग्रुप को नहीं दिया। एक में 9 डेथ हुआ, 1 लाख का भी अगर सैंपल लेंगे, एक में 9 होगा, एक में 4 होगा, तो कोई नतीजा नहीं निकाल पाएंगे आप। इत्तेफाक से हुआ कि सही में वैक्सीन से हुआ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीन का फायदा है नहीं है, नुकसान पता करना कितना मुश्किल हो सकता है, जबकि रेट इतना कम है। बहुत ज़्यादा आपको डेटा लेना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि ये डेटा लेना तो चाहिए। और अगर आप सबको दे दोगे, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मतलब, हाँ, तो आपके पास कोई कंपैरिजन ग्रुप ही नहीं रहेगा आपके पास। तो उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, और एक बार प्रोग्राम में आ जाएगा, कोई उसको हटाएगा नहीं। और मुनाफा हर साल होता रहेगा मैन्युफैक्चरर को। तो ये तो हमने सोचा था कि इसके बीच में साइंस कम है, मार्केटिंग ज़्यादा है। और इसीलिए मैं फिर से मैं वो असली में क्या हो गया कि ये घूम फिर के इसी किताब में आ जाता हूँ मैं। ये पहले भी बताया हूँ, टिम सॉफ का। तो मैं सोचा कि ये तो हमारे नज़रिया से हम देख रहे हैं, ये अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। तो ये एक एक चीज़ इसने जांच किया है। और मैं इसमें एचपीवी वैक्सीन के बारे में भी, इंडिया का बारे में दिया हुआ है कि एचपीवी वैक्सीन कैसे इंडिया में कोशिश किया जा रहा था पहले इंट्रोड्यूस करने का। बीच में मैं कई बार बता चुका हूँ, 2009 को जो गलत तरीके से ट्रायल कर रहे थे, 23,000 ट्राइबल बच्चों में, 9 साल 13 साल, अच्छे से कंसेंट भी नहीं लिया था, उसमें 7 लड़कियों का देहांत हो गया, ट्रायल में ही देहांत हो गया। आप ये सोचो, अगर 20,000 लड़कियां को, 30,000 में अगर 7 लड़कियां अगर डेथ हो जाता है, तो अगर लाखों को लगाएंगे तो कितना दुष्प्रभाव की संभावना है। और ये आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि कोई भी टीके का दुष्प्रभाव कैसे जांच होता है। ये ट्रायल के दौरान भी ये टीम सॉब ने लिखा है पूरा। और हमारा मैं इसलिए थोड़ा इसमें से पूरा दिया है, इसने खाली वैक्सीन के बारे में और ट्रायल के हादसे के बारे में तो दिया है, उसके बाद ये भी दिया है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन कैसे लेती है, और कैसे ये गेट्स फाउंडेशन कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इन दी एडवाइजरी कमेटी में भी, जो टीके के एडवाइजरी कमेटी है उसमें कितना स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और उसने एक चीज़ ये बताया है, वो भी मैं बताऊंगा कि ऐसा कोई अमेरिका, मान लो कोई डेवलप्ड कंट्री में, कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि कोई इंडियन, बहुत पैसे वाला इंडियन हो, वहाँ जाके वो डिसीजन इन्फ्लुएंस करे, पॉलिसी इन्फ्लुएंस करे लोग। उसको अगर ऐसे होगा वहाँ पे तो बवाल मच जाएगा, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी हो जाएगा। और लोग और बोलता है कि खाली इंडिया में ही ऐसा हो सकता है कि एक कोई फॉरेनर। ये भी बताया कि वैक्सीन का जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है वो गेट्स फाउंडेशन से फंडेड है। अब आप सोच लो, बात करो। और वो कहते हैं एविडेंस बेस्ड वो दे रहे हैं बना के, टेक्निकल कमेटी। और कौन कर रहा है उसका फंडिंग? गेट्स फाउंडेशन कर रहा है, जो कि वैक्सीन में भी जिसका शेयर है। और वो उसके लिए वो भी है, उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स के लिए भी वही जिम्मेदार है, वो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो कि गेट्स फाउंडेशन ने सेट किया हुआ है। तो ये कहता है कि और वो गवर्नमेंट को एडवाइजरी कमेटी है, जो गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी, उसका फंडिंग गेट्स फाउंडेशन से हो रहा। तो वही कह रहा है कि अमेरिका में ऐसा कोई सोच ही नहीं सकता है कि कोई इंडियन जाके, कोई कमेटी है, गवर्नमेंट कमेटी है, उसको फंडिंग इंडियन, बहुत से बहुत अमीर ले लो, कोई सोच सकता नहीं। अंबानी अडानी का भी हिम्मत नहीं है जाके वहाँ पे वो इंटरफियर करें उनके पॉलिसी में। और ये बोला, ये अलाउ कैसे करते हैं कोई कंट्री? ये देखिए, मतलब ये हमको थोड़ा हमको मतलब थोड़ा ये लगता है कि कितना हम आत्मनिर्भर है, कि हम आत्म डिपेंडेंट हैं।
और ये हादसा ये पूरा इसने दिया है कि 2013 को जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने दोषी पाया था गेट्स। ये जो पाथ था जो कि गेट्स फाउंडेशन का एक फ्रंट था, और उसके बाद हल्ला हुआ था। उसके बाद मीडिया ने भी बहुत हल्ला किया था, ये भी दिया है। मैं भी कह रहा था कि पहले उस टाइम मीडिया हल्ला करता था, अभी क्या हो गया, 10 साल में तो मीडिया भी चुप हो गया, क्योंकि मीडिया को भी वो अलग कहानी है, उसके बारे में भी इसमें दिया है, जर्नलिज्म में भी कैसे मीडिया को गेट्स फाउंडेशन ने कंट्रोल कर लिया। तो जितने जितने खाने थे सब भर दिया 10 साल में, कि पहले मीडिया हल्ला करता था वो भर दिया। साइंटिस्ट को ग्रांट दे दिया, साइंटिस्ट तो ऐसे ही आ जाते हैं अपने कैरियर के लिए, वो पहले भी वो भी पूरा है उसमें, अभी भी जितना है तो ये दिया है। ये गेट्स फाउंडेशन देखिए, ये HPV। तो बिल गेट्स का एक प्यारा, सबसे प्यारा उसका वैक्सीन ही है, ये बोलता लाइफ सेविंग इम्पैक्ट ऑफ, वो सोचता है कि वैक्सीन से ही वो सब कुछ सेव कर देगा, क्योंकि उसका मैकेनिकल माइंड है। जैसे वायरस आता कंप्यूटर में, एंटीवायरस, तो उनका वो नहीं मालूम है कि कई फैक्टर्स रहते हैं कोई भी बीमारी में, सीधा 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं रहता है, कोई भी कारण एक नहीं होता कोई बीमारी का, जैसे, तो वो नहीं समझते हैं। तो उसके लिए तो उसने क्या किया, MIT-200, वेन अ न्यू वैक्सीन, तो वही 2006 2009 में उसने ट्रायल किया था। न्यू वैक्सीन वाज अप्रूव फ्रॉम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस, जब वैक्सीन अप्रूव हुआ, विच कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर, ये वर्ड दिया है इसने। ये जो जरूरी नहीं है विच कॉज, विच कैन कॉज, एक है फैक्टर। द गेट्स, कैन कॉज तभी होगा ना, पहले इन्फेक्शन होगा। तो आप इन्फेक्शन प्रिवेंट, इन्फेक्शन कैसे होता, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स बहुत सारे। तो जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं उनको 50%, हर दूसरे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में, रेड लाइट एरिया में, उनको HPV मिलता है उनके। तो वो है ना। और आम आदमी में 100 में से 1 को मिलेगा HPV। तो आम औरत जो है या आम, वो तो खैर मेल को भी बोलता है, दोनों सेक्स को लेना चाहिए क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो अगर आपका बिहेवियर मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं है तो आपका 1% लोगों को HPV वायरस का चांसेस है। और साफ सफाई लगाएंगे तो वो भी कम होगा। तो उसका वैक्सीन का बचाव तभी होगा जब आपका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होगा, आप समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको ट्रायल करना है तो कमर्शियल सर्वे में पहले ट्रायल करके बताओ आप, जहाँ पे इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है। नॉर्मल आप क्या करोगे, लाखों को दे दोगे जिनको कि पहले ही नहीं रिस्क था, और फिर बोलोगे देखो वैक्सीन के लिए भी नहीं हो रहा कैंसर। कहाँ, 30 साल बाद कौन उसको फॉलो अप कर रहा है। लाखों में 9 को होगा, 18 को होगा, हो भी गया, वैक्सीन लेने के बाद भी हो गया, तो कहाँ पता चलेगा। मतलब ये इतना ड्रास्टिक है कि इतना मास स्केल में 9 से 13 सबको, मतलब ये पहले आपको करना है, हाई रिस्क ग्रुप में पहले टेस्ट करो, और वो फिर तरह तरह के ये है, बोलते हैं कि नहीं वो तो उनका एज ज़्यादा हो जाता है एक बार, है तो यंग एज से ही हमको प्रिवेंट करना है। अरे यार, यंग एज से प्रिवेंट करना, इन्फेक्शन प्रिवेंट करो ना, सेफ सेक्स सिखाओ ना बच्चों को। वैसे ही हमारे बच्चे, हमको तो नहीं लगता है कि हमारे बच्चे इतने मल्टीपल सेक्स पार्टनर, इतना तो नहीं दिखता है हमको, पता नहीं, हम भी तो इसी देश में बड़े हुए हैं, कहाँ पता अभी। भागते बहुत थे कि हाँ मेरे पास इतने रिलेशन है, पर एक्चुअल नहीं होता है हमारे। यार चाइल्डहुड सबका मालूम है अपना, अभी क्या बहुत ज़्यादा चेंज हो गया क्या। और ठीक है चेंज हो गया तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स कितने जाते हैं, इवन लिव इन रिलेशनशिप है या ये है प्री मैरिटल सेक्स है, तो 1 2 पार्टनर ज़्यादा ज़्यादा। मल्टीपल सेक्स पार्टनर माने बहुत सारे, तभी इन्फेक्शन के चांस होते हैं। और मल्टीपल चाइल्ड बर्थ, अभी चाइल्ड बर्थ भी कम हो रहे हैं। और हाइजीन, और भी कई फैक्टर्स है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, स्मोकिंग है, कई फैक्टर्स है, सर्वाइकल कैंसर, कई चीज़ों का एसोसिएशन उतना ही मिल जाएगा जितना HPV का है। अब HPV के ऊपर इतना है क्योंकि उसके लिए वैक्सीन बना लिया उसका। एक बार वैक्सीन बना लिया तो आपको फिट करना उसमें। जैसे मैं बोला था ना एक बार, एक कोई पुराने ग्रीक माइथोलॉजी में एक किसी के पास एक बिस्तर था, लोहे का आयरन बिस्तर, और बेड प्रोक्रस्टस उसका नाम था। वो बिस्तर में जितने भी गेस्ट आते थे उसको फिट करना ही है बिस्तर में। अगर वो गेस्ट लंबा होता था तो काट देता था टांगे, और छोटा होता था तो खींचता था, बेड ऑफ प्रोक्रस्टस।
तो अभी ये फार्मा कंपनी वही कर रहा है कि पहले बना लेता है अपना बिस्तर, वैक्सीन बना लेता है आयरन। अब उसमें आपको कैसे भी वो डिजीज को फिट करो। अगर नहीं हो रहा है, आंकड़े कम है तो खींचो आंकड़े को बड़ा, आंकड़े ज़्यादा है साइड इफेक्ट्स के तो उसको कम कर दो कि साइड इफेक्ट्स तो है ही नहीं। तो ये बेड ऑफ प्रोक्रेस्टस का पूरा स्कीम है ये। प्रोक्रेस्टस, वो तालिब का किताब में एक बार हमने बताए थे। तो एचपीवी वैक्सीन का यही है कि वो एचपी गेट्स को ये एचपीवी वैक्सीन बहुत अच्छा लगा। परफेक्ट केस स्टडी फॉर व्हाई द फाउंडेशन एग्जिस्ट टू करेक्ट मार्केट फेलियर। वो मार्केट फेलियर, द गेट्स फाउंड इमीडिएटली उन्होंने एज अ उसको प्रमोशन चालू कर दिया। डिजीज को नहीं स्टडी किया कि इतना इसका ये है, इतना रिस्क। खाली वैक्सीन है और उसको मार्केट कैसे बनाना है, ये मार्केट फेलियर को कैसे करेक्ट करें एचपीवी वैक्सीन का। क्योंकि स्टार्टिंग में इतना नहीं, ये अभी भी लोगों को हेजिटेशन रहता है। फाउंडेशन वर्क इन हेल्थ इज ए मोस्टली ए डिजीज दैट अफेक्ट पुअर पीपल, तो ये पुअर पीपल टारगेट करना है इसको। विच बिग फार्मा ऐसे अवॉइड करता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है। और ये मर्क ने चालू किया था एचपीवी वैक्सीन, जीएसके, मेजर प्रॉफिट मेकर इन रिच नेशंस में चालू किया था मर्क ने। और उसमें भी अभी हमने बताया था कि उसमें भी काफ़ी केसेस चल रहे हैं, रिच नेशंस में भी इसके साइड इफेक्ट पाए गए हैं। और पाए गए हैं, कम ही पाए गए हैं, रेयर होंगे। पर उस उन कंट्री में रेयर है कि उनका पॉपुलेशन कम है और यंग पॉपुलेशन कम है। हमारे तो बहुत टीनेजर्स है, हमारे तो इतने लाखों में लगाओगे तो लाखों में 14 को कैंसर हो रहा होगा, तो इसमें शायद 25 को साइड इफेक्ट के चांसेस है। जबकि ट्रायल के दौरान 23,000 पॉपुलेशन में 8 बच्चियों का डेथ हो गया था, आप सोचो। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि इतना बड़ा कांड हो गया था, अभी कैसे लोग भूल गए उसको। और फिर से एचपीवी वैक्सीन की बात कर रहे हैं, बिगर ट्रायल किए हैं अभी। उसके बाद बंद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं हुई ट्रायल करने का बच्चों में। बड़ों में करके वो देखते हैं कि ये एंटीबॉडी है कि नहीं। अभी सीरम इंस्टीट्यूट आ गया है एचपीवी वैक्सीन बनाने में, उसने गार्डेसिल के साथ कंपेयर किया है खाली 1 साल के अंदर करीब। वो भी छोटा ही पॉपुलेशन था, 30-40, इतना बड़ा पॉपुलेशन नहीं लिया। वो देखा कि खाली एंटीबॉडी लेवल इतना बढ़ता है, और कोई चीज कंपेयर किया। और उसके जो पेपर में 1% साइड इफेक्ट भी दिया है, सीरियस साइड इफेक्ट। अब वो क्या है वो नहीं बताया, पर जबकि कैंसर का रेट इतना कम है, लाखों में 18, तो हम 100 में एक सीरियस साइड इफेक्ट कैसे उसके पेपर में लिखा है, हमको पता नहीं, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था इन लोग ने ऐसा पेपर कैसे लिख दिया कि 1% साइड इफेक्ट है, सीरियस है एडवर्स इफेक्ट। अभी सीरियस का क्या मतलब है नहीं बताया उन्होंने। और वो क्या, अगर बच्चे को, यंग 9 से 13 साल की बच्ची है, कितना उसका डेवलपमेंट है, कितना है। और यूएसए में कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं कि ओवरीज फेल हो गए एचपीवी वैक्सीन के बाद। मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि ये हो सकता नहीं हो सकता, रेयर है या कोइंसिडेंटल है, सब हो सकता। पर स्टडी होना चाहिए ना, स्टडी होना चाहिए। तो यही वो बता रहे हैं कि ये जो इंडिया का जो गेट्स फाउंडेशन ने ये प्रमोट चालू कर दिया एचपीवी वैक्सीन। और गेट्स फाउंडेशन फंड करता है किसको, इंडिया का इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट। इम्यूनाइजेशन का जो टेक्निकल सपोर्ट यूनिट को फंडर, गेट्स फाउंडेशन से क्यों फंड लेना भाई हमको। हमारा गवर्नमेंट का इतना है कि अपना कोई कमिटी को नहीं दे सकता है सैलरी या फंडिंग, क्या लगता है फंडिंग। हम भी टेक्निकल एक्सपर्ट है, हम तो फोकट में एडवाइस दे रहे हैं आपको, इसमें क्या फंडिंग लगता है। द इंडियन गवर्नमेंट डिफाइंस यूनिट रोल एज एविडेंस बेस्ड प्लानिंग। एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, और एविडेंस कौन बना के दे रहा है, गेट्स फाउंडेशन बना के दे रहा है प्रोग्राम को, क्योंकि वही गेट्स फाउंडेशन ही ट्रेन कर रहा है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, वैक्सीन लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट फॉर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। अभी गेट्स फाउंडेशन वैक्सीन को प्रमोट कर रहा है, गेट्स फाउंडेशन किसको सपोर्ट कर रहा है, वैक्सीन लॉजिस्टिक रोल आउट। और गेट्स फाउंडेशन किसको सपोर्ट कर रहा है, गेट्स फाउंडेशन ही सपोर्ट कर रहा है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। कुछ दुष्प्रभाव होगा तो उसको भी वो सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई, अगर मैं कोई एक चीज लॉन्च करूं और उससे कोई दुष्प्रभाव हो जाता, फिर मैं खुद ही बोलूंगा देखो मैंने दुष्प्रभाव किया है। आई मीन ये क्या लॉजिक है। आई मीन एडवर्स इवेंट्स को कोई थर्ड पार्टी करना चाहिए ना। अगर मैं घर में कोई चीज लाता हूँ और उससे 10 लोग बीमार हो जाते हैं, फिर मैं बोलूंगा कि यार मैंने ही किया ये, मैं तो छुपाऊंगा उसको यार कि नहीं ये तो और कोई वजह से हुआ।
कोई नया चीज को इंट्रोड्यूस करता है और उससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता, और उसको नेगेटिव इफेक्ट ढूंढने का भी उसी को जिम्मेदारी रहता है, तो वो थोड़ी ढूंढेगा। वो तो बायस हो जाएगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही कोइंसिडेंटल है। तो ये देखिए, ये ऐसा मतलब कच्चा, इससे हम इतना बड़ा प्रोग्राम हम चला रहे हैं, बिकॉज इतना बड़ा सुपरफास्ट ट्रेन रहा है, ना सिग्नल है, ना पटरी है, ना कुछ है। वन पर्सन हु प्रीवियसली वर्क डायरेक्टली विद द यूनिट टोल्ड मी, जो ये इस यूनिट में काम किया था, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में, उनमें से एक ने इस पत्रकार को बताया, गेट्स फाउंडेशन पोजीशन इटसेल्फ इन द रोल टू रिव्यू ड्राफ्ट रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइड फीडबैक। वो फाउंडेशन के लोग ही जो भी रिपोर्ट बनता था उसको देखते थे पहले, और फीडबैक के सेइंग द फाउंडेशन वन आस्क दैट चेंजेस बी मेड टू अ रिपोर्ट टू मेक इट सीम मोर फेवरेबल अपेरेंटली टू पुश गवर्नमेंट एंडोर्समेंट ऑफ अ वैक्सीन। वो जो टेक्निकल कमेटी जो गेट्स फंड कर रहा था उसका रिपोर्ट वो देखते थे, गेट्स फाउंडेशन के लोग, और एक बार उनको बोला भी कि ये रिपोर्ट को चेंज करो कि वैक्सीन फेवरेबल बताना है, सो दैट गवर्नमेंट वैक्सीन को पास करे। ये क्या हो रहा है मतलब? ओह, द सोर्स सेड गेट्स रिक्वेस्टेड चेंज में नॉट हैव अल्टर्ड द, वो कह रहा नहीं, गेट्स को पता कि ये चेंज से कोई डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में ही था। अरे यार, तुमने रिपोर्ट ही चेंज कर दिया तो गवर्नमेंट तो डिसीजन, तो उससे गलत इनपुट से डिसीजन ले रहा है ना गवर्नमेंट। इट वाज, ये एक उदाहरण है कि कितना इन्फ्लुएंस था गेट्स फाउंडेशन का हमारे इंडियन गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। और एसपीवी वैक्सीन का ये मैं बताता हूँ इसका क्या हुआ, वो पहले भी बता चुका हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि इसको बार बार बताना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। फिर श्रीनाथ रेड्डी की बात की है, जो कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, वो भी गेट्स फाउंडेशन ने मदद किया था। बोला था कि इंडिया का पब्लिक हेल्थ अच्छा नहीं है। अरे, इंडिया का पब्लिक हेल्थ बहुत अच्छा था, इन्होंने कमजोर कर दिया है। गेट्स फाउंडेशन ने डब्ल्यूएचओ को भी कमजोर कर दिया था, बहुत अच्छा था। हमारे ऑल इंडिया जो हाई पब्लिक हेल्थ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे सब और हर मेडिकल कॉलेज में 500 600 मेडिकल कॉलेज, हमारे हर मेडिकल कॉलेज में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, जो कि डॉक्टर्स मैनेज करते हैं, जो डॉक्टर्स जो को पूरा क्लिनिकल मेडिसिन मेडिसिन का डीप नॉलेज है, वो फिर पब्लिक हेल्थ में जाते हैं तो उनको पूरा मालूम रहता है। और वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टर्स हो जो कि क्वेश्चन कर सके अपने नॉलेज से। तो वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन क्या है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन, नाम तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन है, गेट्स फाउंडेशन ने काफ़ी इसको सीड मनी दिया था। और ये 20 30 साल पहले चालू हुआ था मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के दौरान। और ये कई पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे खोल लिया, पहले गुड़गांव में चला। और उसमें क्या है, मास्टर्स पब्लिक हेल्थ एक डिग्री दे देते हैं, वो कोई भी ग्रेजुएट को दे देते हैं, वो मेडिकल ग्रेजुएट नहीं रहते हैं, पर वो एक लेबल लग जाता है पब्लिक हेल्थ। और फिर वो ट्रेंड रहते हैं गेट्स फाउंडेशन के इन्फ्लुएंस से पब्लिक हेल्थ। तो नेचुरली वो पॉलिसी, और कोई अगर डॉक्टर डीप नॉलेज से वो क्वेश्चन करेगा, वो नहीं चाहते ऐसे। और कैसे कह सकता है, अभी श्रीनाथ रेड्डी कह रहे हैं कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नहीं थे बोल के इसकी जरूरत थी, ऐसे नहीं, ऐसे आपने थे, उसको ऊपर जाने ही नहीं दिया आपने। और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के श्रीनाथ रेड्डी डायरेक्टर वगैरह थे, वो खैर कबूल करते हैं, उन्होंने श्रीनाथ रेड्डी को बोला है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना फॉरेन इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए। वो कह रहे थे कि इफ़ यू आस्क मी इन रेट्रोस्पेक्ट, वो कह रहे हैं कि अगर हमको अभी पूछोगे तो मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना गेट्स का जो टेक्निकल एडवाइजरी में, दैट देयर आर वेल फाउंडेड क्वेश्चंस टू बी रेज अबाउट गेट्स फाउंडेशन फंडिंग ऑफ दिस वर्क। जो टेक्निकल एडवाइजरी का वर्क, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, अभी कबूल कर रहे हैं। बट डिड गेट्स, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के बारे में बोल रहे हैं कि इन फंडिंग एजेंसी, आई बिलीव द आंसर इज नो। पर ये कह रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का कोई इसमें हाथ नहीं था इन्फ्लुएंस में, पर वो कहना तो है क्योंकि वो खुद उसके ये है, डायरेक्टर थे। तो गवर्नमेंट हैड सेट अप इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट विथ इट्स ओन फंडिंग, इट वुड हैव बीन द आइडियल अरेंजमेंट। खुद अभी कबूल कर रहे हैं कि अपने फंडिंग से इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट गवर्नमेंट के फंड से होता है तो ये आइडियल रहता। अभी आपने इम्यूनाइजेशन का जो सपोर्ट यूनिट है, टेक्निकल जो एविडेंस दे रहा है, जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे रहा है, वो गेट्स फाउंडेशन का ही सपोर्ट से है।
तो वो अभी कह रहे हैं श्रीनाथ रेड्डी कि गवर्नमेंट का खुद का इम्यूनाइजेशन टेक्निकल सपोर्ट यूनिट होना था, वो नहीं था। पर यही मेरे को लग रहा है कि ये ऐसा क्या मतलब इतना तो। रेड्डी मेड दिस पॉइंट सेवरल टाइम्स इन द इंटरव्यू, श्रीनाथ रेड्डी का भी इंटरव्यू लिया है इसने, काफी इसने गहराई से ये किया, इन्वेस्टिगेटिव जर्नल। His own organization founded in part with the Gates money, उसका पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन भी गेट्स पैसे से हुआ है, was born out of this problem. He said there was no institutions for multidisciplinary training in public health. We needed very effective institutions. तो वो वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसमें अरे मैं कह रहा है इतने सारे मेडिकल कॉलेज में हम बड़े बड़े ये पढ़ा रहे हैं पब्लिक हेल्थ। तो मैं खुद 40 साल मैंने पब्लिक हेल्थ पढ़ाया है मेडिकल कॉलेज में, और काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है, कम्युनिटी में जाते इसमें जाते हैं, हमारा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहता। पर इतना अंडरमाइन कर दिया है इनके कॉन्फिडेंस को कि पब्लिक हेल्थ वाले को खुद ही लगता कि वो कुछ नहीं है, जो मेडिकल कॉलेज में जो नौकरी करते हैं वो खुद ही, वो समझ ही में नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, इतना मतलब रोल को मौका ही नहीं दिया है। और अभी उसके ऊपर से डाल दिया है वो मास्टर्स पब्लिक हेल्थ ग्रेजुएट्स, क्योंकि इंडिया में बहुत है ग्रेजुएट्स बेचारे को आगे का एक कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल जाता है क्या करें अब, वो तो फिर है उनके लिए तो अच्छा है, और फाउंडेशन के लिए भी अच्छा है, गेट्स का भी एजेंडा, तो मतलब एक प्रकार से ये इन्फिल्ट्रेशन हो गया ना पूरा पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में। और ये मैं अपने इससे कह रहा हूँ, ये मेरे व्यूज है पर। और वो फिर थाईलैंड बांग्लादेश का ये दे रहे हैं एग्जांपल, थाईलैंड बांग्लादेश, बांग्लादेश में है ही नहीं कोई गवर्नमेंट, पूरा ही एनजीओ चलाता है। और थाईलैंड में मेरे को मालूम है, मैं थाईलैंड में जाता था, थाईलैंड में क्या है कि थाईलैंड में ऐसे ही बहुत अच्छा है, उनका डॉक्टर्स इतने नहीं हैं पर उनके जो पैरामेडिकल सर्विसेज, उनके रेफरल सिस्टम, उनके ये कॉर्पोरेटाइजेशन कम है वहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है वहाँ पे, और रोड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, ये छोटा कंट्री है। रेड्डी वॉज रिलक्टेंट, श्रीनाथ रेड्डी ने ज़्यादा बुराई नहीं किया गेट्स फाउंडेशन का, और मैनी टाइम्स नीड फॉर फॉरेन टू प्ले अ स्मॉलर रोल इन इंडियन सोसाइटी, और उन्होंने कबूल किया कि इंडियन सोसाइटी में फॉरेनर्स का रोल कम होना चाहिए, इतना कबूल करना ही बहुत है। अब वो डायरेक्टली गेट्स फाउंडेशन को तो क्रिटिसाइज करेंगे नहीं, क्योंकि उनका पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के खुद वो थे, बेनिफिशियरी थे। प्रायोरिटीज फॉर द इंडियन हेल्थ सिस्टम, प्रायोरिटीज फॉर इंडियन साइंस, वो खुद अच्छा बात कह रहे हैं श्रीनाथ रेड्डी, वो कह रहे हैं इंडियन साइंस का, इंडियन हेल्थ सिस्टम का प्रायोरिटीज ऑफ इंडियन साइंस शुड बी सेट बाय इंडियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड द इंडियन हेल्थ सिस्टम मैनेजर। वो कह रहे हैं कि जितने भी टेक्निकल एक्सपर्टीज है, डिसीजंस है, ये इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट सेट करेंगे। अब कहना कुछ करना कुछ। फॉरेन डोनर्स एंड एक्सपर्ट शुड बी अलाउड टू सीट एट द टेबल ओनली आफ्टर प्रायोरिटीज हैव बीन फुली जस्टिफाइड इन द इंडियन कंटेक्स्ट, वो बाद में आएंगे टेबल में, पहले से नहीं, वो हर चीज़ को देखेंगे, रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे, ये सब चल रहा था पूरा दिया है। तो रीनाथ रेड्डी कह रहे हैं, रेड्डी ने ये भी कहा कि पब्लिक हेल्थ मेड अ पॉइंट टू डिस्टेंस पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन फ्रॉम द गेट्स फाउंडेशन अर्ली वर्क ऑन एचपीवी। उन्होंने फिर जो, मैं वही अभी आ रहा है, हम एचपीवी का जो ये हो गया था ना, मिस दुष्प्रभाव हो गए थे ट्रायल्स में, वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन को अलग कर रहे हैं कि वो कोई उसमें नहीं था। एचपीवी वैक्सीन इन इंडिया नोटिंग दैट हिज ऑर्गेनाइजेशन वाज कंसर्न्ड अबाउट एथिकल इश्यूज, नैतिकता के ऊपर उनका पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन कहते हैं, विच लेटर डू वाइड स्प्रेड कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी हो गया था, द स्कैंडल बिगैन। ये स्कैंडल कब चालू हुआ, जो एचपीवी में बोल रहा था ना, ट्राइबल लड़कियां पे ध्यान हो गया था। 28 million डोनेशन गेट्स अवॉर्डेड टू द सेटल विद पाथ, पाथ एक ऑर्गेनाइजेशन था जो ये ट्रायल कर रहा था, जो कि गेट्स फाउंडेशन का फ्रंट था, टू स्ट्रेंथन द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री टू रिड्यूस सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंट्स एंड डेथ। वो सर्वाइकल कैंसर का एचपीवी ट्रायल बच्चों में किया था 9 से 13 साल। हाउ मनी वॉज एक्चुअली स्पेंट ऑन एन इंटरनेशनल ट्रायल, उसको ट्रायल को डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट कहा, ऑफ एचपीवी वैक्सीन, खाली इंडिया में नहीं किया था, पीरू में किया था, युगांडा में किया था, इंडिया में किया था, वियतनाम में किया था। आप देखिएगा ये सब ऐसे कंट्रीज में करते हैं जहाँ पे ज़्यादा कोई सुपरवाइजर नहीं है। वो क्यों ट्रायल करना, तो आप अमेरिका में क्यों नहीं किया भाई, वहाँ की लड़कियां नहीं है कि 9 से 13 साल, वहाँ पे जबकि ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी है, तो उधर ही ट्रायल करना था ना।
आपका एफिकेसी, अब यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी है नहीं और ट्रायल यहाँ कर रहे हैं आप। The Women Health Organization SAMA, so Gates demonstrate the Women Health Organization SAMA organized a letter of more than 50 oppose किया था गेट्स पाथ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट को, साइटिंग कंसर्न्स रिलेटेड टू वैक्सीन क्वेश्चनेबल एफिकेसी, कोई हमको गारंटी नहीं है इसका फायदा, हाई कॉस्ट पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स एंड मर्क्स एग्रेसिव मार्केटिंग एफर्ट्स। उस टाइम मर्क जो गार्डेसिल था उसका काफ़ी स्ट्रांग मार्केटिंग था। वैक्सीन वुड बी सीन एज सब्स्टिट्यूट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा था उन्होंने, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था समा, जो कि वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा था कि अगर वैक्सीन देंगे क्या सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का जरूरत नहीं होगा क्या, क्योंकि उसके बाद भी स्क्रीनिंग करना जरूरी है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। अच्छा, ये मैं लगाने भूल गया आज, पता नहीं आवाज आया कि नहीं, बाद में देखेंगे अभी। तो ये फिक्र है। तो गेट्स फाउंडेशन तो वांट टू ब्लैंकेट पुअर नेशन विद द वैक्सीन, वो पूरा नेशन को वैक्सीन से लगा देना चाहता है, गरीब नेशंस को। और वो गेट्स ने खुद ही बोला कि ये स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, जबकि सब एक्सपर्ट्स आज की तारीख में भी बोलते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद स्क्रीनिंग। गेट्स ने बोला कि ये गरीब देश है, यहाँ पर स्क्रीनिंग फैसिलिटी नहीं है, ये वैक्सीन होने से सर्वाइकल कैंसर, तो ये गेट्स का ही स्टेटमेंट है, ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव हो जाएगा। और उसी को अभी आज अभी भी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जितने पीडियाट्रिशियंस है, गायनेकोलॉजिस्ट है, 90% वही बोले जा रहे हैं सर्वाइकल HPV। वो गेट्स ने ही चालू किया है, कोई इसका कोई एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन लगा के बाद आपको स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी स्क्रीनिंग की। 200 स्ट्रेन है और कई रीजन है सर्वाइकल कैंसर से। अभी रोटा वायरस वैक्सीन क्या डायरिया के, अभी भी 2000 बच्चे रोज डायरिया से मर रहे हैं, रोटा वायरस वैक्सीन एक ही ऑर्गन। तो अभी ऐसे कैंसर के भाई कॉजेज है, खाली HPV नहीं है। Around the world, scientific question, ethical debate around HPV vaccine emerged, including researchers in Bangladesh who raised a number of ethical concerns, demonstrate partnership with Gates. The 11-year-old girl were old, उनको भी गलत तरीके से एनरोल किए थे, और ट्रस्ट वगैरह कम हो जाता है ऐसे करने से, ये कहें टेम्प का। फिर ये मेन वही है कि इसमें वे गुजरात और आंध्र प्रदेश में ट्रायल किए थे, उसमें 7 लड़कियों का डेथ हो गया था, 23,000 में 7, अभी सो कितना, 23,000 में 7 हो गए थे, और उन्होंने इनकार कर दिया था। पर ऑटोप्सी नहीं किया था, क्योंकि ट्रायल में अगर डेथ होते तो पोस्टमार्टम होना चाहिए ना, पोस्टमार्टम नहीं किया है। और पहले ये किया, इनकार किया, उसके बाद लोगों ने एक्टिविज्म किया, अलग मीडिया ने पकड़ा। उस टाइम मैं कह रहा था कि मीडिया पकड़ता था, अभी मीडिया चुप रहता है ये सब चीज़ों में, क्योंकि इसके ऊपर भी हम कभी एक आध सेशन करेंगे कि मीडिया को कैसे गेट्स फाउंडेशन ने कंट्रोल किया हुआ है। तो गिनी पिग्स जैसे इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें डेथ हो गया था। 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा था। और अभी ये भी दिए हैं कि मर्क करता था, अभी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ। अभी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी सर्वावैक बनाया है, जो कि गार्डेक्सिल के साथ कंपेयर किया है, वो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। तो अभी यही हमको सोचना है कि अभी अभी फिर से चल रहा है, तो अभी हमको ये सवाल पूछना है, डिबेट चाहिए। हम अभी ये भी बताए हैं कि अगर आप कोई भी वैक्सीन को क्वेश्चन करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, कि आपको एंटी वैक्सर पहले बोलना है, फिर उसके बाद बोलना है आप एंटी साइंस हो। ऐसा नहीं है, डिबेट होना चाहिए, जितने एविडेंस है उसको फिर से देखना चाहिए ठीक से, और लॉन्ग टर्म स्टडी करो ना यार। और ये ऐसे जो डिजीज है जो कि 1 लाख में 18 वुमेन को हो रहा है, उसमें से बताना बहुत मुझे है कि अगर वैक्सीन से कितने प्रिवेंट, आपको 30 साल फॉलोअप करना, 1 लाख से ज़्यादा वुमेन को फॉलोअप करना, और इस बीच में दूसरे कारण से अपने आप कम हो जाएंगे कैंसर, फिर आप कहोगे कि ये वैक्सीन से कम हो रहा है, और वैक्सीन चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमको अच्छे से सोचना है कोई। तो ये हमको इसी के बारे में थोड़ा आज बात फिर से करना था, HPV के बारे में हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि आ, अभी हर कॉलेज में, हर इसमें मैं देखता हूँ, मेडिकल कॉलेज, इंटर है, सब स्टूडेंट्स यही चल रहा है अभी, ये लेटेस्ट ही है, क्योंकि HPV वैक्सीन का अभी चारों तरफ से प्रचार चल रहा है। 90% डॉक्टर्स वही सोचते हैं कि HPV वैक्सीन लगना चाहिए, 10% की बात कोई सुनता नहीं। तो वो इसमें भी, किताब में भी दिया है इसके, इसकी संभावना है कि शायद यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम में आ जाएगा, क्योंकि अभी
अपना इंडियन मैन्युफैक्चरर ने ये किया है, पर इसका एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। और इसका जो बीमारी का रेट भी हमने बता दिया, तो ये आप लोग सोचे, सवाल पूछे। आप लोग अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है कि भाई वॉलेंट्री है वैक्सीनेशन, कल क्या होगा पता नहीं। आज इतना ही कहना था, धन्यवाद।